हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक सर्वे को हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज हम पहुंचेंगे चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 बात करते हैं एग्रीकल्चर से। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था सस्टेनेबिलिटी के बारे में। जानेंगे एग्जैक्टली एग्रीकल्चर को लेके सरकार के क्या क्या आउटपुट्स रहे हैं, पिछले एक साल में हमने क्या परफॉर्म किया और कौन कौन सी स्कीम इस समय गवर्नमेंट रिलाई कर रही है जिससे फ्यूचरिस्टिक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बेटर ऑफ कर पाए। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की। देखिए, यहाँ पे सर्वे कह रहा है कि भारत सरकार ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए हैं जिससे हम ऑर्ग्यूमेंट मतलब बढ़ा सके प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक सप्लाई को, किसकी, ऑयल सीड्स की, एडिबल ऑयल्स की, और इंटरवेंशन कर सके शुगर सेक्टर में। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी हाल ही में यूपी के इलेक्शंस में एक मुद्दा देखा था जिसमें शुगर केन प्राइसिंग को लेके या फार्मर्स के जो बिल हैं उसको लेके काफी डिस्प्यूट था। फार्मर्स कह रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो शुगर इंडस्ट्रीज या शुगर जो रिफाइनरीज हैं वो नहीं कर रही हैं, जो भी शुगर प्रोसेसिंग रिफाइनरीज हैं। अब यहाँ पे सरकार कह रही है कि ये तो हम देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर गवर्नमेंट कहती है अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर करना है, गवर्नमेंट यहाँ पे एक बात कह रही है कि हम बहुत ज्यादा इंपिटस देंगे, बहुत ज्यादा फोकस करेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। विदाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। आपको याद होगा 2013 में एक कमीशन आई थी, दालवाई कमेटी। एक कमेटी थी, दालवाई कमेटी। दालवाई कमेटी ने कहा था कि फार्मर इनकम को हमें डबल करना है, तो डबल करने के उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताया था क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो फार्मर्स हैं अगर वो एमएसपी बेस्ड क्रॉप पे ही टिके रहेंगे, अगर वो उसी पे बने रहेंगे, तो फूड सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं देश में इशू होगा और इनकम जो है वो नहीं हो पाएगी। अगर हमारे फार्मर्स क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हैं, अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं और साथ ही साथ कैश क्रॉप्स की तरफ जाते हैं, तो उनकी इनकम जो है वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे इस सर्वे में कहा गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे आपको एग्रीकल्चर को सस्टेन करना है। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि वाटर की एक बड़ी क्राइसिस जो है वो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज में इस समय आ रही है। हमने देखा था डायग्राम्स के थ्रू कि जो एरियाज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर एरियाज हैं वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट ग्राउंड वाटर अपनी टोटल एक्सट्रैक्शन का 60% 50% रिचार्ज हो रहा है। यानी अगर आप 1 लीटर पानी ये रोज निकाल रहे हैं तो अर्थ को वापस 400 ml 500 ml पानी मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसा समय है कि एक समय के बाद हमारा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो डिप्लीट हो जाएगा, और अगर वो डिप्लीट हो जाएगा तो भारत एक बहुत बड़ी ऐसी कंट्री है जो मानसून पे काफी डिपेंडेंट है, या फिर आप कहें रेंज पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे रेंज पे अगर डिपेंडेंट हमारा एग्रीकल्चर है और उसमें वाटर सप्लाई का डिफिशिट हो जाता है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम बन के आएगी। साथ ही साथ कहा है कि हमें इरिगेशन में किस तरह से कंजर्वेशन करना है, नेचुरल फार्मिंग को, जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को, जहां पे कम से कम केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज हो पाए, उसको भी बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी बात सर्वे कहता है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेटर करना है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को मल्टीफोल्ड ले जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट करना है फार्म का मैकेनाइजेशन। अच्छा, जब हम फार्म की मैकेनाइजेशन की बात करते हैं तो भारत के सामने एक डायलेमा आ जाता है, जहां हम कहते हैं कि हमारी 45 to 50% पॉपुलेशन जो है वो फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ऐसे में अगर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब लॉसेज आपको दिखेंगे। भाई, जो काम पहले फार्मर कर रहा था वो काम मशीन करेगी, मशीन करेगी तो फिर आदमी हट जाएगा और फिर जॉबलेसनेस जो है वो, या जो जॉब्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। तो इसको गवर्नमेंट कह रही है कि हमें एक मैकेनाइजेशन करना है, लेकिन सस्टेन मैनर में करना है कि जॉब लॉसेस भी नहीं हो, मैकेनाइजेशन भी हो और फार्म आउटपुट भी मल्टीफोल्ड बढ़े। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी में हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हो सके। यानी हो सकता है आने वाले समय में सरकार कुछ नई ऐसी क्रॉप्स को या उन क्रॉप्स की एमएसपी को महत्व देगी जिससे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम जा सके। सर्वे बात करता है इस चैप्टर में फर्टिलाइजर सेक्टर की, फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम की। वो बात करता है किस तरह हमें एफसीआई बेस्ड रिफॉर्म्स करने हैं। आपको याद होगा शांता कुमार कमीशन ने भी कहा था कि एफसीआई बेस्ड रिफॉर्म्स जो है वो बहुत नेसेसरी हैं। जब तक एफसीआई के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, फूड सिक्योरिटी का जो हमारा प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारे भारत में इस समय एक प्रॉब्लम जो हम पहले से देखते आ रहे थे वो था फूड प्रोडक्शन का। उसको हमने ओवरकम कर लिया, हम अपनी कैपेसिटी का 2.5 to 3 टाइम्स जो है फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन क्या वो फूड लोगों के प्लेटर तक पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ी कंसर्न बन चुकी है कि हाँ, हमारे पास अपनी पॉपुलेशन का 3 गुना खाद्यान्न जिसे हम कहते हैं, अनाज जिसे हम कहते हैं, या फिर फूड एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंच रहा लोगों तक। फिर भी पावर्टी के जो लेवल्स हैं वो कंट्री के काफी हाई हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे प्रोक्योरमेंट में है, एलोकेशन में है, स्टोरेज में है, और सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम थी हमारे फूड सब्सिडी में, जिसे अलग अलग गवर्नमेंट
यहाँ पे एड्रेस कर रही हैं। अच्छा, एक और शांता कुमार कमीशन ने इशू उठाया था, दैट वाज विद रिगार्ड टू द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इनफैक्ट उसके लिए नीति आयोग भी बाद में आया था। नीति आयोग ने कहा था कि देखो, फूड डेफिशिएंट नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि हम फूड डेफिशिएंट हैं, खाना लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन हम जो फेस कर रहे हैं वो है द आइडिया ऑफ हिडन हंगर। हिडन हंगर ये कहती है कि आपके पास खाना तो पर्याप्त मात्रा में है, आपको 3 टाइम का खाना तो मिल रहा है, लेकिन वो फूड जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है। अब क्योंकि फूड न्यूट्रिशियस नहीं है तो लर्निंग कैपेसिटी जो है बच्चों की वो इम्पैक्ट होती है। आप सोचिए कि बच्चों में आयोडीन की कमी है। अब हमने देखा है स्कूल्स में, अगर हम क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड के बच्चों को देखें विलेज एरियाज में, अर्बन एरियाज में, तो बच्चे आयरन डेफिशिएंट हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी अगर बच्चे में है तो कहीं न कहीं उसको लर्निंग डेफिशिएंसी भी दिखेगी, क्योंकि भाई ब्रेन जो है वो एक्टिव नहीं है, ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा है, डेटा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको हर समय नींद आ रही है, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, फटीग है बॉडी में। तो इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपना 100% आउटपुट जो है स्कूल्स में नहीं दे पाएँगे। जब बच्चा 100% आउटपुट नहीं देगा, लर्निंग कैपेसिटी डेफिशिएंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जो ग्रोथ है वो भी इम्पेयर्ड मानी जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है भारत के सामने, और सर्वे ने इस बारे में चर्चा भी की है। सर्वे यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स है उसकी ग्रोथ जो है ओवर द टाइम कम हुई है। कहाँ हम 6% पे ग्रो कर रहे थे और अब हम 3.9% पे ग्रो कर रहे हैं। हाँ, बस ये चीज़ अच्छी रही कि कोविड के टाइम पे इस ग्रोथ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये ग्रोथ एक जगह से एक तरह से स्टैटिक थी। लेकिन आप देखिए, अगर आप नेशनल इनकम के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, तो जहाँ हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 6.8-6.6% जा रहा था, अब 3.9% पे हम आ गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पहले की अपेक्षा कम ग्रो कर रहा है। ठीक है, हम ये ज़रूर कह रहा है सर्वे कि हमने पॉजिटिव रेट पे ग्रो किया है, बिल्कुल कह रहा है। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आप पिछले 5 साल का बेस ईयर उठाओगे तो उस हिसाब से तो हम नीचे हैं। अब हम बेस ईयर प्रीवियस ईयर को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम कह रहे हैं कि भई हमने ग्रोथ जो है वो अटेन की है। और सबसे बड़ी बात है, कोविड में हमारी जो ग्रोथ है वो स्टैटिक रही है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रोथ के रीजंस बताए गए हैं। कोविड था, बिल्कुल था। अच्छा, कोविड होने से क्या हुआ, विलेजेस में माइग्रेंट लेबर पहुंची, वापस अपने-अपने घर पहुंची। वहां पे जो लेबर शॉर्टेज थी इस बार वो फुलफिल हो गई। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट नरेगा के थ्रू बहुत सारे फंड्स भेज रही थी, तो वो भी एक उनको लगा कि भाई एग्रीकल्चर इनपुट भी है, नरेगा के फंड्स भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोविड के टाइम में मॉनसून बहुत अच्छा था इस बार, लास्ट ईयर की हम बात करें तो मॉनसून 2021 में बहुत अच्छा देखा गया। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं सरकार को, मतलब ओवरऑल कंट्री को बेनिफिट मिला है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो साथ ही साथ चला। देखा, आपने देखा किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराई, इन्वेस्टमेंट्स को इंप्रूव कराई, मार्केट फैसिलिटीज जो है बेटर कराई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट किया, रोड्स, एक्सप्रेसवेज बने, लोगों के जो गुड्स हैं वो जल्दी-जल्दी इधर-उधर पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वालिटी है इनपुट की वो काफ़ी बेटर करी। आपने फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करें, आप कंटेंट लिंक आप सब्सिडी की यहाँ पे बात करें कि जैसा फर्टिलाइज़र की क्वालिटी है वैसा ही वहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अल्टीमेटली कहा जाएगा कि बेटर इनपुट्स इस बार गवर्नमेंट ने दिए हैं पिछले कुछ साल में। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमने बुयान्सी देखी है लाइवस्टॉक और फिशरीज़ में। देखो, हमेशा हर जगह कहा गया, और ये बात दालवाई कमीशन ने भी कही थी, कि दालवाई कमेटी ने भी कही थी कि अल्टीमेटली देखो, अगर आप एक फार्मर की इनकम को सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको उसको अल्टरनेटिव इनपुट्स भी देने पड़ेंगे। हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सिमिलर रूप से नहीं ग्रो कर सकता। इस बार मेरी फार्म्स ने 2 एकड़ में लेट अस से 1 क्विंटल ऑफ आउटपुट दिया। कोई गारंटी नहीं अगले साल भी 1 क्विंटल ही देगी। हो सकता है अगले साल वो 0.8 क्विंटल्स दे दे, या हो सकता है 1.2 क्विंटल्स दे दे। तो ऐसे में जब फार्म इनकम कम होगी तब तो कुछ अल्टरनेटिव्स फार्मर के पास होने चाहिए, और वो अल्टरनेटिव्स मिलते हैं लाइव स्टॉक में और फिशरीज में। इसलिए हम कहते हैं ना कि पशु धन है। ठीक है, धन क्यों है? क्योंकि वो धन अर्जन करके देता है, वो रिटर्न्स देता है फार्मर को। दूसरी बात ये है कि अगर लेट अस से एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करना चाहते हैं विलेज लेवल पे, तो हस्बैंड तो विलेज में अपनी फील्ड्स पे काम कर लेगा और वुमेन जो है पीछे से लाइफ स्टॉक संभाल लेगी। तो दोनों की इनकम जो है वो फैमिली इनकम में जुड़ जाएगी, और अल्टीमेटली अगर एक जगह से इनकम कम हुई तो दूसरी इनकम उसको पूरा कर देगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर बुओयेंसी देख रहे हैं आप लाइफ स्टॉक में, फिशरीज में, तो इससे तो आपको सेक्टर जो है अच्छा, या फिर ओवरऑल फार्म की इनकम जो है अच्छी होती दिखेगी। अगर आप यहाँ पे लाइट सेक्टर्स की बात करें तो फिशरीज का इस बार अच्छा डेटा रहा है, फॉरेस्ट्री में बेटर रहा है, लाइफ स्टॉक काफी अच्छा 7% पे लाइफ स्टॉक हमारा लगभग ग्रो कर रहा है। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं लाइफ स्टॉक जो है हमारा 10%, 7%, 8% के बीच में था, तो एवरेज 7%, 8% पे एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक ग्रो कर रहा है। तो इनफैक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइफ स्टॉक की जो ग्रोथ है कंट्री में वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ से ज्यादा है, तो बोलेगा यस, दिस इज करेक्ट। ये डेटा कहता है कि अगर हम बेस ईयर 2011-12 के प्राइसेस पे लें, जो कि हम जीडीपी कैलकुलेशन में ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ स्टॉक की जो ग्रोथ है वो फार बेटर है। आगे सर्वे कहता है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर में, वो आपने देखा किस तरह से
इम्प्रोवाइजेशन हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइफ स्टॉक एक्वाकल्चर में बेनिफिट दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल आपने देखा कि जो ग्रोथ है जीवीए की हम बात करें तो 20% के आसपास जीवीए कंट्रीब्यूशन जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। अब बात आती है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और उस इन्वेस्टमेंट के बदले क्या रिटर्न्स आए। लेटेस्ट से अगर मैंने एग्रीकल्चर में 100 रुपए डाले तो उसके बदले में क्या रिटर्न्स आए। तो फ्लक्चुएशन रहा है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में। अब कहीं ना कहीं देखो वाइड फ्लक्चुएशंस रहे हैं क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है अलाइड सेक्टर्स में वो कम ज्यादा होती रही है। इनफैक्ट सजेशंस यहाँ पे सर्वे देता है कि किस तरह से आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में बढ़ा सकते हैं। हायर एक्सेस दीजिए, कंसेशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दीजिए फार्मर्स को, ये बोला गया है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन कीजिए प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का। ठीक है, देखिए जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक एग्रीकल्चर की ग्रोथ में दिक्कत होगी। इनफैक्ट उसके लिए आपने देखा हमारा वन ऑफ द फार्म बिल यही बात कह रहा था। वो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की बात कर रहा था। तो एक तरह से वो आप कहेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। ठीक है, देखिए अगर हम वेस्ट का एग्जाम्पल लें, अगर हम बात करें कनाडा की, यूरोपियन कंट्रीज की, या फिर हम यूक्रेन की भी बात करें जिसका एग्रीकल्चर इतना डेवलप है, आप देखेंगे वहां पे कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर को डोमिनेट ना करे, यानी जो एग्रीकल्चर है वो कॉर्पोरेट्स के पास ना जाए, लेकिन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को हमेशा सपोर्ट करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई भी ट्रेड एंड या कोई भी ऐसा बिजनेस कॉमर्स के नजरिए से नहीं देखा जाएगा, प्रॉफिट अर्निंग के नजरिए से नहीं देखा जाएगा, तब तक हमारा किसान गरीब रहेगा। जब भी हम बात करते हैं किसान की, मैं आपसे कहूं किसान की इमेज सोचिए, आपको हमेशा वो मदर इंडिया वाला किसान दिखता होगा, एक गरीब किसान है ना। ठीक है, तो उसके पास पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। किसान भी अमीर हो सकता है, प्रोवाइडेड क्या है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करे। और आइडिया जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ना हो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, मतलब जो भी इनपुट हो रहा है उसके बदले में प्रॉफिट्स आने चाहिए। अभी दिक्कत क्या, प्रॉफिट्स नहीं आते हैं फार्मर के पास। एक साल अच्छी फसल हो गई, 3 साल नहीं हुई, घूम फिर के फिर वो एक डेट ट्रैप में रह गया। क्रेडिट जो है आपने देखा रूरल एरियाज में ठीक से अवेलेबल नहीं है। अभी हम क्रेडिट की भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा था क्राउडिंग इन करिए प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को बोलिए कि आप इन्वेस्ट करिए, आप फार्मर के साथ टाई अप कीजिए, फार्मर को पैसा दीजिए, मशीन्स ला के दीजिए, फार्मर ग्रो करेगा और जो प्रॉफिट आएगा आप लोग शेयर कीजिए। फार्मर की भी ऐश, आपकी आपको भी बेटर इनपुट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अपना व्यापार जो है या अपना जो एग्रीकल्चर है वो एक व्यापार के तरीके से, कॉमर्स के तरीके से चलाएं। तो अल्टीमेटली ये सर्वे इस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके लिए देखिए फार्म बिल्स आए थे, फार्म बिल्स में जो कंट्रोवर्सी थी वो अलग है, लेकिन हम बिल्कुल ये बात बोलेंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर जो हमारा डाई डाउन होगा। इसलिए वो फार्म बिल अपने आप में ठीक था, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत थी, बट अब जो भी पार्लियामेंट का डिसीजन है फाइनल होता है। अब आगे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड्स कैसे रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। सो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि राइस की हम बात करें, ठीक है, हम बात करें यहाँ पे वीट की, और हम बात करें न्यूट्री कोर्स ग्रेन्स की, तो हमने कहीं ना कहीं न्यूट्री कोर्स ग्रेन्स में इस बार थोड़ा सा बेटर ऑफ देखा। हमने 42 मिलियन टन मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन है। राइस इस बार देखिए ऑल टाइम हाई है। ये याद रखिएगा कि राइस का प्रोडक्शन कंट्री में ऑल टाइम हाई है, 100 को क्रॉस करके लगभग 120 मिलियन टन को यहाँ पे टच कर रहा है। उसी के बाद जो सेकंड आता है वो आता है वीट। तो राइस का हाईएस्ट प्रोडक्शन है, वीट सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन है फूड क्रॉप में। अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप देख ही रहे हैं किस तरह से राइस जो है वो 6% 7%, और ऑयल सीड्स जो हैं, पल्सेस जो हैं वो आपको दिखेंगी 7% पे, ऑयल सीड्स जो है वो आपको दिखेंगी 6.1% पे, और कॉटन जो है 2.8% पे ग्रोथ ही दिखेगी, यानी ग्रोथ जो है इस एरिया में है। एक और चीज पे चर्चा कर रहा है वो है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के प्राइसिंग को लेके इस बार सर्वे भी थोड़ा सा परेशान था। क्यों था? देखिए वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं हम, याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम ऑयल के, और लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वेजिटेबल ऑयल के। यानी भारत में जो भी वेजिटेबल ऑयल आता है, मतलब अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वेजिटेबल ऑयल का मलेशिया से, ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। ऑयल सीड की प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, हम ऑयल प्रेसिंग यूनिट्स भी लगा रहे हैं, ऑयल सीड्स को प्रोसेस करके ऑयल की भी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं तेल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस भी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्राइसेस इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करते हैं। विदेशों में जैसे प्राइस होते हैं ऑयल सीड्स के, हमें हमारे यहाँ के कस्टमर्स को वो प्राइस देना पड़ता है। तो भारत कह रही है कि हमें देखो ऑयल सीड में सस्टेन करना है, सस्टेनेबल बनना है, ऑयल सीड्स की कोशिश करें, जितनी हमारी डिमांड है उतना हम भारत में उगाएं। उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे कहा है। कंसर्न क्या है, देखिए प्रोडक्शन में ना लैग है। जैसा मैंने आपको कहा, कंजप्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है। 98% क्रूड पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है मलेशिया जैसी कंट्री से। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि भाई पाम ऑयल के प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। सर्वे भी इस बात को कह रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो एक बड़ी जो मेजर पॉपुलेशन है उसके
उसके इंपॉर्टेंट नीड्स को आप कैसे फुलफिल करेंगे। तो इसके लिए सरकार के लिए देखिए हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक नया हमने स्कीम स्टार्ट किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स। याद रखिएगा 36 ऑयल सीड्स का हब यहाँ पे बनाया गया है और इन ऑयल सीड्स के लिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मेथड से फार्मर को पुश कर रहे हैं कि आप जाके ऑयल सीड उगाओ। फार्मर कह रहा है मैं क्यों उगाऊं, तो बोले हम आपको एमएसपी देंगे। ठीक है, अगर आप इस पे डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे तो हम आपको बेटर एमएसपी देंगे आपकी एग्जिस्टिंग क्रॉप से। और देखिए जब फार्मर ऑयल सीड की तरफ बढ़ता है तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है, नई क्रॉप भी ग्रो करने को मिलती है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, वो एक हो सकता है कि कुछ ही लोग ग्रो कर रहे हैं तो उसको अच्छे प्राइस भी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम की भी यहाँ पे बात की गई है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑग्यूमेंट किया है, जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिससे ऑग्यूमेंट हो सके ऑयल सीड्स की अवेलेबिलिटी देश में। कैसे करेंगे, यहाँ पे सर्वे कहता है कि हम एक तो एरिया एक्सपेंशन करेंगे, एकरेज जो है ना, आप एक टर्म पढ़ते होंगे एकरेज, यानी जो एकड़ यूज हो रहे हैं, लेट अस से अभी 100 एकड़ में, कोशिश करेंगे 200 एकड़ में हो, तो एकरेज मतलब ऑब्वियसली बात है लैंड जो है हम बढ़ाएंगे। जब एरिया एक्सपेंशन होगा तो फार्मर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। अब दूसरी बात है मार्केट सस्टेन करने के लिए, अब देखो इंपोर्टेड ऑयल सीड्स आ रहा है बाहर से, उससे भी हमें यहाँ पे फाइट करना है, तो प्राइस इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा जिससे वाइबिलिटी प्राइस जो है फार्मर को मिल सके। और जो भी इंटरनेशनल सीपीओ प्राइसेस के फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने कहा ना ऑयल सीड के प्राइसेस जो वो इंटरनेशनल मार्केट्स डिसाइड करती हैं, तो जो भी इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन हो, लेट अस से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सीड्स के दाम बहुत ज्यादा गिर गए लेकिन हमारे फार्मर का इनपुट बहुत ज्यादा है तो वो महंगा बेचना चाहता है, तो सरकार यहाँ पे उसको इंसेंटिवाइज करेगी किस तरह से वो भी प्रोटेक्टेड रहे और जो आपके कंज्यूमर है उनको भी सस्ता तेल मिलता रहे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बैलेंस बनाने की बात कह रहा है ये सर्वे ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट थिंग दिस सर्वे टॉक्स अबाउट इज शुगर सेक्टर। वो कहता है इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड में, और शुगर इंडस्ट्रीज के केस में भी सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है भारत में। यानी अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री मतलब प्रोसेसिंग की हम बात करें तो सब सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड में, नेक्स्ट टू कॉटन। यानी इससे हमें पता चलता है कॉटन जो है वो भारत की लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और सेकंड लार्जेस्ट है आपकी शुगर स्पेसिफिकली। अब एवरेज एनुअल प्रोडक्शन जो आपने देखा, हम लगभग पहले 3 करोड़ करते थे, अब हम लगभग बहुत पहले की बात हम अब करते हैं लगभग 35.5 करोड़। प्रोडक्शन जो है आउटस्ट्रिप कर चुका है कंजप्शन का, मतलब एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना कंजप्शन नहीं है जितना ज्यादा शुगर भारत प्रोड्यूस कर रहा है। इसको लेकर ना ब्राजील ने भी कई बार हमारी डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट की है। रीजन ये है कि भारत, देखो एग्रीकल्चर के जो कमोडिटीज के प्राइसेस होते हैं ना, जो भी ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं या हर जगह इकोनॉमी की हम बात करें, प्राइसेस सीधा सीधा डिमांड से रिलेट करते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, प्राइसेस बहुत हाई होंगे। डिमांड नहीं है लेकिन ओवर अबंडेंस सप्लाई है, इससे प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते हैं। इसलिए ब्राजील जो है वो अपने शुगर प्राइसेस को कई बार बढ़ा नहीं पाता क्योंकि इंडिया से इतनी अबंडेंस शुगर मिलने लग जाती है कि वर्ल्ड ओवर प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसको लेके डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप ये जो सब्सिडी बेस्ड, इसलिए वो हम देखेंगे डब्ल्यूटीओ में आगे जब बात करेंगे, वो बॉक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से यहाँ पे अंबर बॉक्स है, किस तरह से यहाँ पे रेड बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स सॉरी ग्रीन बॉक्स है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे वो कहता है कि एमएसपी, आप शुगर सेक्टर को इतना ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि जो हमारी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग है ना, एफआरपी का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 बड़े राज्यों में वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करती है। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया की, आप बात करें महाराष्ट्र की या फिर कर्नाटका की, ये 3 ऐसे रीजन है कंट्री में जहाँ पे शुगर प्रोडक्शन हाई है। शुगर प्रोडक्शन हाई होने की वजह से यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं शुगर बैलेंस कंट्रोल करते हैं, शुगर कोऑपरेटिव जैसे हम कहें कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे फेयर एंड रिलेटिव प्राइसेस को लेके कई बार सवाल उठाया गया है कि सरकारें जो हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए एफआरपी को टाइम एंड अगेन बढ़ाती जा रही हैं। यहाँ पे तो देखो सर्वे बात नहीं कह रहा, सर्वे कह रहा है कि हमने एफआरपी को बढ़ाया है क्योंकि हम चाहते हैं फार्मर को सपोर्ट हो। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी कंप्लेंट हमेशा डब्ल्यूटीओ में करती रहती है कि भारत के जो एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे आप सब्सिडी इन एग्रीकल्चर कहते हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट सब्सिडी का पार्ट आता है, वो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं शुगर के प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में खराब करता है। अच्छा, जब हम बात करें, आपने सुना होगा फंडा एमएसपी का, इसी तरह से शुगर के लिए एमएसपी के साथ साथ शुगर के लिए आपको मिलेगी एफआरपी। एमएसपी नहीं मिलेगी, एफआरपी मिलेगी। एफआरपी जो है वो 2 तरह से बनाई जाती है, एक तो स्टेट का अपना एडवाइस प्राइस रहता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं, और एक आपका एफआरपी रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएससीपी ही अनाउंस करती है, जो एमएसपी को करती है। अब ये सीएससीपी एफआरपी दे देती है। अब स्टेट के पास देखिए एक फायदा हो सकता है, स्टेट क्या करती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो एफआरपी पे एक अलग से सैप दे देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि गन्ना किसानों को पैसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनको सेंटर और स्टेट दोनों से सहायता मिल जाती है एट द सेम टाइम। शुगर मिल्स को मैंडेट किया जाता है कि आप शुगर केन जो है खरीदेंगे ही खरीदेंगे। देखिए शुगर केन जो है, अगर मैं एज अ फार्मर शुगर केन ग्रो कर रहा हूं, मैं उसे मार्केट में कहीं नहीं बेच सकता। अब ठीक है,
आप बोलेंगे सर शुगर केन जूस में भी तो आता है, वो तो बहुत छोटा सा सेक्टर है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो मेरा शुगर का एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो जाएगा सीधा शुगर की मिल में, क्योंकि प्रोसेस होना है ना भाई, गन्ने का अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक वो चीनी नहीं बनता या फिर उससे गुड़ नहीं बनाया जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये सारा का सारा जो फार्मर से उठाया जाता है वो केन रिजर्वेशन एरिया एक होता है, जो मंडी जो पूरी मिल के आसपास का एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग इसको भेजा जाता है। अब इसके लिए कहा गया कि सरप्लस प्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, लिक्विडिटी मिल्स की कैसे बढ़ाएं। अब मिल के साथ प्रॉब्लम क्या है, मिल के पास जितना गन्ना आता है उसको सब लेना पड़ता है, वो मना नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस रहते हैं, और किस प्राइस में लेना है ये भी गवर्नमेंट एक तरह से डिसाइड कर रही है। अब दिक्कत ये कि गवर्नमेंट एफआरपी और सैप के चलते प्राइसेस डिसाइड कर देती है, लेकिन मार्केट प्राइसेस क्योंकि अबंडेंस है हमेशा कम रहते हैं। तो इन मिल्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि ये महंगी शुगर केन खरीदते हैं और सस्ती इनको शुगर बेचनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, इससे इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं और अल्टीमेटली अच्छा अल्टीमेटली दूसरी बात क्या है, क्योंकि हम देखेंगे एफआरपी के रिफॉर्म्स में कहा गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको जो है पैसा देना है किसान को। तो अब कई बार इनके पास लिक्विडिटी नहीं होती, ये बैंक से लोन लेके अपने शेयर्स गिरवी रख के इनके पैसे चुकाते हैं, और इनके जो मार्केट से पैसे आते हैं वो लेट होते हैं। अब उतने समय में इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो हमेशा लॉस में रहती है, जो हमारी मिल्स हैं वो लॉस में रहती हैं। अब इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, कहा गया है कि एक्सेसिव शुगर जो है उसे आप इथेनॉल प्रोडक्शन में लगाओ। आपने देखा था किस तरह से सरकार कह रही है कि हमें 20% पेट्रोल की डीजल की ब्लेंडिंग करनी है, पेट्रोल की ब्लेंडिंग करनी है 2025 तक। ये कहाँ से आएगी, ये इथेनॉल के साथ ब्लेंडिंग होनी है। अब इथेनॉल कहाँ से आएगा, इथेनॉल आएगा फैक्ट्री से। तो कहा जा रहा है कि आप पूरा का पूरा जो शुगर केन इकट्ठा कर रहे हो सारा चीनी बनाने में मत लगाओ, कुछ इथेनॉल को आप यहाँ डाइवर्ट करो, इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दो प्रॉब्लम कौन सी, एक्सेसिव शुगर जो इंडस्ट्री में समय घूम रही है, जो शुगर केन घूम रहा है वो कम हो जाएगा, मिल्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाएगी। अब ये इथेनॉल के जो प्राइसेस है मिल्स खुद डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैंडेटरी कहा जा रहा है रिफाइनरी से कि आप 20% इथेनॉल को ब्लेंड करो। अभी 8% 9% है, 5 साल में, अगले 3 साल में इनफैक्ट 20% पहुंच जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगी तो इन शुगर मिल्स की सप्लाई बढ़ेगी और इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो फिर ये अपने लॉसेस से बाहर आएंगे और अल्टीमेटली फार्मर की इनकम जो पेमेंट जो टाइम से कर पाएंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है कि आप किस तरह से शुगर के एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको लेके सरकार यहाँ पे सर्वे बात कर रहा है। अब आप देख रहे हैं शुगर का जो हमारा प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई अगले पिछले 10 साल में हम बढ़ते ही जा रहे हैं, और कंजप्शन हमारा लगभग स्टैटिक है। हम कहाँ पहले 22% थे, अब 26% पहुंचे। तो कंजप्शन में इतना उछाल नहीं आया जितना आपके प्रोडक्शन में उछाल आ गया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसलिए आपको सरप्लस शुगर मार्केट में घूमती दिखती है। सबसे बड़ी बात है 70 लाख मिलियन टन ऑफ जो आपकी शुगर है उसको एक्सपोर्ट भी किया गया, ठीक है। रेवेन्यू भी जनरेट किया गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी सेल से पैसा आया, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री को अभी भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एमएसपी की बात करें तो यूनियन बजट ने लगभग एमएसपी को अकॉर्डिंगली जो है लाने की कोशिश की गई, प्राइस पर पैरिटी लाने की कोशिश की गई। आपको यहाँ पे याद होगा, यहाँ पे बात की जाती है जब भी हम एमएसपी डिसाइड करते हैं तो बार बार डिमांड आ रही है कि एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन फॉर्मूले पे लाई जाए, यानी टोटल जो भी इनपुट्स हैं उसका 1.5 टाइम्स जो है वो आउटपुट होना चाहिए। मतलब वो उतना पैसा लगभग किसान ने 100 रुपये लगाए हैं तो 100 रुपये का 1.5 टाइम उसको वापस मिलना चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट्स होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस्ट किस तरह से टाइम ओवर एंड अगेन एमएसपी की डिसाइड की जा रही है। एमएसपी में जो भी क्रॉप्स हैं उसके डिसीजन जो है सीएसीपी लेती है। आगे अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, जानेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे सरकार कह रही है किस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफाई करेंगे और कैसे हम एमएसपी के थ्रू किसानों को हम एक तरह से परसुएड करेंगे कि आप दूसरी क्रॉप को प्रोड्यूस करो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।